सत्ता परिवर्तन के बाद सुख वाला बजट, इस बजट को ग्रीन बजट का नाम दिया गया है और विपक्ष इस बजट को 0 नंबर दे रहा है। ये मजबूरी भी है क्योंकि विपक्ष को अक्सर सत्ता पक्ष के बजट को 0 ही बताना पड़ता है। विपक्ष के बाद अब हमारे साथ चर्चा के लिए सत्ता पक्ष के विधायक राजेश धर्माणी मौजूद हैं। अपनी ईमानदारी और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सर, नमस्कार। किस तरह से आप देख रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये पहला बजट? आप कह रहे हैं सुख का बजट है, ग्रीन बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है इस बजट को तो 0 नंबर मिलना चाहिए। देखिए, विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं और एक वो नियम 67 के तहत भी चर्चा लाए थे और बुरी तरह से उनकी वो चर्चा ध्वस्त हुई। हमारा जो पक्ष था वो बहुत प्रभावी तरीके से हमारे सभी माननीय सदस्यों ने रखा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उनके वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पे पहला बजट है। इसके लिए मैं जहाँ उनको बधाई देता हूँ, वहाँ प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूँ। ये जो बजट है ये एक प्रॉस्परस हिमाचल, विकसित हिमाचल, हरित हिमाचल के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है। इसका जो प्रभाव है आपको, हालांकि जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं वो तो 1 साल के लिए होती हैं, लेकिन जो स्कीम्स हैं, नई जो स्कीम्स स्टार्ट की हैं, उसका प्रभाव दूरगामी है और उससे हिमाचल को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा कि उसके लिए नींव रखी गई है। जैसे हरित हिमाचल की बात है, उसमें नए इनिशिएटिव हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपने बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है। आपने सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसमें जो है इनिशिएटिव लिए हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है, जहाँ इससे रोज़गार के अवसर मिलेंगे, वहीं पे हमारे हिमाचल को, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारा यहाँ पे बेहतर पर्यावरण हो, जिसकी वजह से जो पर्यटक हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हों। तो इसके लिए ये दोनों चीज़ें हिमाचल को एक बेस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करने की बात है, तो जिससे हमारा रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हम हिमाचल की पहचान पूरी दुनिया में जो है एक अच्छे राज्य के तौर पे बने, एक विकसित राज्य के तौर पे हम कर सकें। उसके लिए एक नींव जो है बजट के माध्यम से रखी गई है। विपक्षी सदस्य कह रहे हैं कि कट कॉपी पेस्ट बजट है, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, बड़े बड़े दावे किए गए हैं और बातें और दावे करने में तो कुछ जाता नहीं, इसलिए 3-4 साल बाद की बात कर दी। क्या होगा, क्या नहीं हो पाएगा, इसका इस बजट में कुछ नहीं कहा गया। आप क्या कहेंगे इस पर? अब उनकी बात को मैं क्या कहूँ, लेकिन कोई भी अच्छा इनिशिएटिव है उसको रियलाइज़ करने के लिए समय लगता है। कभी ना कभी तो उसकी नींव रखनी पड़ती है। आज वाटर सेस इंट्रोड्यूस किया, उसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा, प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाया, उसका प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। आज हेल्थ सेक्टर में जो आपने रोबोटिक सर्जरी की, जो आधुनिक टेक्निक्स हैं उनको अपनाने की बात कही है, यहाँ पैट स्कैन जो 5 मेडिकल कॉलेजेस में लगाई जाएंगी, क्या उसका लाभ आने वाले समय में नहीं मिलेगा? है ना? क्या बच्चों को जिनको 1% इंटरेस्ट पे एजुकेशनल लोन मिलेगा, क्या उसका फ़ायदा सिर्फ 1 साल के लिए होगा? और ये भारत सरकार के बजट में देखने को नहीं मिलेंगी आपको, है ना? सुखाश्रय योजना की तरह योजना आपको भारत सरकार के बजट में नहीं मिलेगी। तो ये इनोवेटिव हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जो है आइडिया जिसमें जो है देखने को मिलते हैं और इसका बहुत फ़ायदा हिमाचल प्रदेश को होगा। आने वाले समय में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो इससे पहले 3 दिन की बैठकें रही, लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेलने का काम कर रहा है विपक्ष और ये जो रणनीति ये सफल होती हुई नजर आ रही है? क्या सत्ता पक्ष बैकफुट पर जा रहा है? सत्ता पक्ष पहले ही बैकफुट पे है और इन्होंने, इनके पास सबसे बड़ा जो गुमराह करने वाला इन्होंने कोशिश की एक मुद्दा उठा के, और वो था कि जो इन्होंने अपनी चुनावी वैतरणी नदी को पार करने के लिए चुनाव से महज 4-5 महीने के समय में जो 920 से ज़्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में खोले थे, बिना बजट अप्रूवल के, बिना बजट प्रावधान किए, बिना एक्स्ट्रा मैन फोर्स जो है रिक्रूट करके, जब कोई प्रावधान उसमें नहीं था और महज अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको खोला गया था, तो उनको डीनोटिफाई किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उनको गुण दोष के आधार पर उनका अध्ययन करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ खोलेंगे। उस पर एक काम रोको प्रस्ताव लाए थे जी। इन्होंने बोला कि हमने जो क्वेश्चन आर है उसको सस्पेंड करके इस पर जो है वो चर्चा करें। हालांकि ये
मैटर जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो किसी ने केस दायर किया है, तो सब जुडिस था। तो स्पीकर साहब ने तो पहले कहा कि हमें, क्योंकि मैटर सब जुडिस है और विपक्ष को लगा कि सरकार तैयार नहीं होगी इस चर्चा के लिए, तो उन्होंने वॉकआउट करना था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और अब स्पीकर साहब से उन्होंने अनुरोध किया कि आप चर्चा कराओ, और जैसे चर्चा कराई तो विपक्ष का देखा कि ये इनकी कोई तैयारी नहीं थी, है ना। और हमारे सदस्यों ने, सब ने जो है वो पूरे तथ्यों के साथ जब उनकी जो एलिगेशन थे उनको रिफ्यूट किया, तो उनकी हालत देखने वाली थी और उनका जो मुद्दा था वो पूरा तरह से धराशायी हो गया और उनके पास चर्चा के लिए कुछ बचा नहीं। बजट में आप बोल रहे हैं कि कांगड़ा को पर्यटन जिला बनाया गया है और कांगड़ा को उसका अधिकार दिया गया। एक अधिकार बिलासपुर जिला का भी था, सिर्फ एक सीट आई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिला में। धर्माणी जी को अधिकार नहीं मिला, समर्थक इंतज़ार कर रहे हैं, कब वो इंतज़ार खत्म होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हाईकमान का जो है फैसला है। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जो भी जिम्मेवारी है हम उससे खुश हैं। सर, आपको ईमानदारी और बेबाकी के लिए जाना जाता है और पूर्व में भी जब आप CPS रहे उस वक्त भी आपके चर्चे ईमानदारी के रहे, तो बेबाकी से आप ये बात क्यों नहीं रखते कि बिलासपुर में एक ही सीट कांग्रेस जीत सकी है और वो भी उस ज़िला में जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार प्रचार कर रहे थे और आपने हराया भी उनके खासम खास माने जाने वाले मंत्री को, तो आपका अधिकार तो बनता था, वो अधिकार क्यों नहीं पार्टी आपको दे रही है? ये ठीक है आपकी बात है कि बिलासपुर की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनका गृह जिला है और जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो, उनको पहली बार जब वो पिछली बार जीते तो उनको इसलिए मंत्री बना दिया गया ताकि मुझे वहाँ पे काउंटर किया जा सके। और ऊपर से हमारे जो सांसद हैं वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, तो बीजेपी की कंसंट्रेशन तो वहाँ पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे पक्ष रखने की ज़रूरत नहीं है जी। जो तथ्य हैं वो हाईकमान के सामने हैं। बिलासपुर ज़िला बड़ा महत्वपूर्ण ज़िला है और बिलासपुर तो एक C कैटेगरी स्टेट रही है ना, तो हाईकमान के नोटिस में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में। लेकिन कई बार कई कंपल्सन होती है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, तो लेकिन जो भी पार्टी का फैसला हमें स्वीकार है। सर, जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी तो अलग अलग समीकरण जोड़े जा रहे थे। कहा जा रहा था बिलासपुर से सिर्फ एक सीट है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी भी धर्माणी जी हैं, AICC में प्रभार भी है, कई राज्यों में और भी चुनाव प्रभारी के तौर पर जा चुके हैं। सारी बातें आपके पक्ष में थी। आखिरी क्षण में ऐसा क्या हो गया जो धर्माणी जी को जगह नहीं मिली मंत्रिमंडल में? अभी भी 3 पद खाली पड़े और आपके लिए तो आपका वन विभाग भी खाली छोड़ा गया है। चलो, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी किसके लिए कौन सा विभाग है नहीं, बाकी इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। नहीं सर, इस बात पर क्या लगता है आपको, क्योंकि सब कुछ आपके पक्ष में था, तो क्या वजह रही आखिरी क्षणों में? ऐसा है, देखो, हर आदमी के कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं जी, है ना। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे में कमी होगी जिस वजह से नहीं बढ़ पाया हूँ, ये चलता है। कोई जो पार्टी हमने काम करना है, जो भी पार्टी का फैसला हो हमें स्वीकार है। सर, अभी आश्वस्त है भविष्य में आप मंत्री पद को लेकर, क्योंकि आप तो एक पार्टी के ईमानदार सिपाही की तरह बात कर रहे हैं और हम आपको उसके लिए दबाव भी नहीं बना सकते कि आप इस बारे में कुछ कहें, लेकिन आपको है लगता है भविष्य में ऐसा कुछ होगा, मंत्रिमंडल जब होगा विस्तार अगला, तो उसमें आपका नंबर आना तय है? देखिए, मैंने कभी लॉबिंग नहीं करी जी, यही शायद आपकी कमी रह रही। और मैं इसलिए लॉबिंग नहीं करता, मतलब कई बार लोग उसको अदरवाइज लेते हैं जी, कईयों को लगता है कि शायद ये ईगोइस्टिक है। मुझे में कोई ईगो नहीं है ना। मैं इसलिए लॉबिंग नहीं करता, इसलिए किसी के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश नहीं करता, ताकि जो डिसीजन मेकर हैं वो अपना विजडम बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी हस्तक्षेप के जो है वो तय करें और जो उनको अच्छा लगे वो हमें स्वीकार है। आखिरी वक्त में ब्राह्मणों का नंबर कटा, राजेश धर्माणी, सुधीर शर्मा और उस वक्त आरएस बाली का नाम भी था, हालांकि बाद में उन्हें कैबिनेट रैंक दिया। ब्राह्मण होना ये भी क्या फिर मुश्किल में डाल गया आपको? देखिए, अगर जाति ही एक मेरा गुण है जी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, तब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, है ना। क्योंकि जाति के आधार पे हम सरकार नहीं चला सकते है ना। हमें सबके लिए काम करना है और हमें सबका समर्थन मिला है, तो मैं इसमें जाति पाति में कोई विश्वास नहीं करता जी, और इस वजह से मैं क्लेम भी नहीं करता। सर, आपने बात की, आपका बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू।
राजेश धर्माणी हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना जिस तरीके से हमेशा से ईमानदारी और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, स्पष्ट तौर पर सभी जवाब दिए। बजट को महत्वाकांक्षी बजट बताया है। आने वाले वक्त में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये राजेश धर्माणी का दावा है। और साथ ही मंत्री पद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपने खुद उनकी ज़ुबानी ही सुन लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।